हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोगों ने मॉड्यूल नंबर 5 सॉलिड स्टेट का मॉड्यूल नंबर 5 अपने नोट्स के अंतर्गत भी देखा होगा और उसके वीडियो को सही समझने का प्रयास किया होगा। उसको बेटा पॉज कर करके बार बार चलाइए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। मेरा कहना आप लोगों से बार बार यही है कि आप अगले मॉड्यूल को समझने से पहले, अगले मॉड्यूल की तरफ जाने से पहले पिछले मॉड्यूल को थोड़ा गहराई से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि हर बात पिछले मॉड्यूल पर आधारित होगी और जब आप पिछली क्लासेस का वीडियो अगर सही ढंग से नहीं देख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अगले वीडियो में थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। चलिए फिर मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल नंबर 5 यानी प्रीवियस मॉड्यूल में मैंने आप लोगों को संकुलन दक्षता, पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बताया था और घनी समुदाय की तीनों प्रकार की एकक कोष्ठकों वाले त्रिविम जालकों में संकुलन दक्षता की वो वैल्यू क्या क्या थी बेटा। एससीसी में थी 52.4%, एससीसी में कितनी थी 52.4%। ओके, जो मैंने आपको न केवल ड्राइव्ड करवाया बल्कि उसे प्रूव करवा दिया था हमने। ओके, बीसीसी की मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं था, वैल्यू तो आपको मालूम है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी आपको मालूम है, वो है 68%, ठीक है। और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या सीसीपी की भी यही वैल्यू होती है बेटा, एचसीसीपी की भी यही वैल्यू होती है और वो है बेटा कितनी 74%। ओके, तो कल मैं आपको एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बता चुका था कि कैसे निकलती है। आज हमारी क्लासेस होगी बीसीसी की ये पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू। मॉड्यूल नंबर 6 यानी आज की क्लासेस में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं बेटा, संकुलन दक्षता किसकी, बीसीसी की, जिसकी वैल्यू आप यहां डायरेक्ट देख रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू बताई थी। और एफसीसी की 74% होती है, जिसे आज हम लोग प्रूव करेंगे बेटा, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी इन बीसीसी क्रिस्टल लेटिस। ओके, यानी चलिए देखते हैं हम लोग कि बीसीसी की एकक कोष्ठका में पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन दक्षता की वैल्यू 68% होती है, ये कैसे निकाली जाएगी बेटा। इसमें एससीसी से थोड़ा ज्यादा समझने लायक मटेरियल है। एससीसी का थोड़ा आसान था, बीसीसी और एफसीसी में थोड़े समझने लायक मटेरियल है। तो आपको याद करा दूं, संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता था, संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता था बेटा, याद करिए क्या, पैकिंग इफिशियंसी संकुलन दक्षता बराबर होती थी बेटा क्या, प्रति एकक कोष्ठका में, यानी अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या लिख दूंगा मैं, परमाणुओं का कुल आयतन, ठीक है ना। एक एकक कोष्ठका में जितने भी परमाणु होते हैं उनका टोटल आयतन, परमाणुओं का कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल, राइट, अपॉन एकक कोष्ठका का कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एकक कोष्ठका का कुल आयतन बेटा, का कुल आयतन, ठीक है। याद आ रहा है ना आपको, रिवाइज करिए दोबारा, जब तक मैं बोर्ड पर रख रहा हूं आंख बंद करके रिवाइज करिए। संकुलन दक्षता बराबर हो गया परमाणुओं का आयतन, यानी उस एकक कोष्ठका में कुल कितने परमाणु हैं, ये बात भी हम जानते हैं। एससीसी की प्रति एकक कोष्ठका में परमाणु 1 गिना जाता है, बीसीसी की प्रति एकक कोष्ठका में 2 परमाणु गिने जाते हैं और एफसीसी की प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या बेटा 4 गिनी जाती है। याद आ गया ना आपको, पिछला प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को यह समझाया था। ओके, इंटू 100, ओके, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में बताया जाता है, आप उसे प्रतिशत संकुलन दक्षता भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर ये 100 नहीं लगाया गया तो वैल्यू बेटा ये कितनी आएगी, 0.524, ओके,
अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। ये वैल्यू आएगी 0.68, अगर 100 से वैल्यू करेंगे तो 68% कहेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.74, ओके। लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आती है। तो किसी की भी संकुलन दक्षता निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। अब आपके दिमाग में ये बात कल की घर कर गई होगी, कौन सी? कल जब हमने एससीसी की बात की थी तो एससीसी में एक परमाणु होता है, तो एक परमाणु का कुल आयतन कितना हो गया? 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यू। आज हम बात करेंगे बीसीसी की। तो बीसीसी की प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या बेटा 2 होती है। तो संकुलन दक्षता के सूत्र में ऊपर का मटेरियल तैयार हुआ हमारा कितना? 2 तो परमाणु हो गए 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, हमें यह कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू एससीसी में जो निकलती थी उससे डिफरेंट आएगी, एक ही वैल्यू यहां लगाना। तो हमें 1 की घात 3 AQ है, AQ में जो एक ही वैल्यू निकालेंगे वो एससीसी के लिए होती है बेटा A बराबर 2R। क्यों होती थी? क्योंकि उसमें 2 अवयवी कण चाहे इस अक्ष के हों, राइट, चाहे इस अक्ष के हों, चाहे ये पीछे वाली अक्ष के हों, दोनों एक दूसरे को टच करते थे। तो अगर गोले की त्रिज्या को स्मॉल r माना जाएगा तो टचिंग 2 परमाणुओं के गोलों की त्रिज्या का योग कितना हो गया? r, और r बराबर हो गया 2r। तो वहां A बराबर 2r था। क्या यहां भी ऐसा होगा? हालांकि थोड़ा तो आ ही रहा होगा आपको दिमाग में। आपको याद करा दूं, जब बेटा मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था तो मैं आपको याद करा दूंगा। नो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। आप इसको देखिएगा, कल की बेटा ये है, कल की सरल एकक कोष्ठका ये वाली थी बेटा, याद आ गया आपको? तो ये वाला जो अवयवी कण है ना, ये अवयवी कण देखो पीछे वाली अक्ष के साथ टच में है, ये वाला अवयवी कण ऊपर वाली के साथ डायरेक्टली टच में है, ये वाला अवयवी कण बेटा इसके साथ डायरेक्टली टच में है। तो यहां A बराबर हमारा इसमें या इसमें या इसमें A बराबर 2 गोलों की त्रिज्या के बराबर होगा, मतलब R + R बराबर 2R होगा। ये बात कल की थी एससीसी के लिए, ओके। नाउ टुडे वी विल डिस्कस फॉर बीसीसी, राइट। बीसीसी के लिए आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी दिस अरेंजमेंट ऑफ बीसीसी। देखते हैं अपन बीसीसी में क्या होता था। आपको याद आ रहा होगा कि जब मैंने निबिड़ संकुलन बताया था तो वर्ग निबिड़ संकुलन की परतों का 2 अरेंजमेंट बताए थे। एक अरेंजमेंट से बनता था एससीसी और एक अरेंजमेंट से बनता था बेटा बीसीसी, ओके। नाउ तो अगर मैं ये कहूं कि बेटा इस परत के ऊपर ये मैंने गोला रख दिया, गोला मतलब दूसरी परत रख दी जो इनके बीच में स्थान को कवर कर रहा है, इसका गोला, ठीक है ना, दूसरी परत का। इसके बाद तीसरी परत, तो बेटा होगा क्या? ठीक है ना, इसे थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एससीसी में थोड़ा आसान था ये, लेकिन बीसीसी के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ओके। तो आप इसे ऐसा समझिएगा, जैसे ही बेटा पहली परत के गोलों के द्वारा ये जो स्थान है, यहां दूसरी परत का ये गोला आएगा, जिसे थोड़ा सा बड़े साइज के गोले से मैं आपको दिखा दूं, ऐसा देखिएगा, ठीक है। ये आ गया और ये इसके ऊपर आएगा, ये तीसरी परत इसके ऊपर आएगी बेटा। अब आपको क्या समझना है? यहां आपको समझना है बेटा कि जैसे ही ये वाला परमाणु इनके स्थान में आएगा तो बेटा यहां गैप बन जाएगा। दिख रहा है आपको गैप? ये लुक एट द इज दिस सिचुएशन, ये दिख रहा है बेटा गैप? ये गैप बन गया, ये गैप बन गया बेटा, ये गैप बन गया। इसका मतलब ये बॉडी के सेंटर्ड में देख रहे हैं आप, ये बॉडी के ये एकक कोष्ठका बन गई। कौन सी वाली बन गई बेटा? घनी समुदाय की अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका बन गई, बीसीसी वाली बन गई, ओके। तो ये वाली इस एकक कोष्ठका में बेटा, इस एकक कोष्ठका में बॉडी के सेंटर में इस परमाणु के आ जाने से इनके बीच में, क्योंकि ये जैसी धसेगा तो बेटा ये थोड़ी सी आम भाषा में कहूं फैलेंगे, एक दूसरे से हटेंगे, तो इनके बीच में गैप बन चुका होता है बेटा ये, राइट। ऐसा किन में नहीं था? एससीसी वाली में नहीं था, इसमें ये गैप बन गया। यहां भी ये गैप बन जाएगा बेटा, ठीक है, और यहां भी गैप बन जाएगा, यानी इस अक्ष पर भी गैप बन गया, क्षैतिज अक्ष पर भी, यानी इसको अगर मैं कहता हूं एक्स अक्ष पर भी बन गया बेटा, ऊपर वाली अक्ष पर भी बन गया और यहां भी बन गया। तीनों जगह, तीनों अक्ष पर गैप बन गया। और इस गैप का परिणाम क्या होगा बेटा?
इस गैप का परिणाम यह होगा कि इसमें हम जो कोर की लंबाइयां तो बराबर होंगी, ये वाली दूरी, क्योंकि जितना गैप यहां है उतना गैप यहां होगा बेटा, जितना गैप यहां उतना गैप यहां, उतना ही गैप यहां, राइट। तो a बराबर b बराबर c तो है, घनी समुदाय है, a की घात 3 वैल्यू निकलेगी, लेकिन a का जो मान आएगा ना बेटा उसमें इनके इससे, इनके इनसे, इनके इससे, राइट, टच होने वाला a बराबर 2r नहीं होगा। तो इसमें a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही बात अपने समझने के लिए पहले आपको मैंने इन गोलों से, परमाणुओं से अरेंजमेंट जो बता रहा हूं उसको मैं बोर्ड पे भी बनाऊंगा। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं कि कोने के परमाणु इस वजह से एक दूसरे को टच नहीं कर पाते, इसके वजह से टच कर रहे हैं कि बेटा, देखो नहीं कर रहे, ये इसको टच नहीं कर रहा, ये इसको टच नहीं कर रहा, लेकिन बॉडी के सेंटर में जो परमाणु रखा है ना बेटा, ये सभी कोने के परमाणुओं को टच कर रहा है। देखो ये इसके साथ टच में, ये इसके साथ टच में, ये टच में, समझ में आ गई। तो इसमें क्या बता रहा हूं मैं आपको, कोने के कण एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, लेकिन बॉडी के सेंटर में रखा हुआ परमाणु यानी गोला, गोला मतलब परमाणु, अभी कण, ठीक है ना, वो कोने के कणों को एक दूसरे से टच करता है। आगे बात समझ में। अब इसी चीज को मैं आपको इस पे समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिएगा बेटा ध्यान से इस बात को कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, बनाते रहिए, मेरे साथ भी बनाएंगे आप लोग बेटा। डायग्राम को समझना बढ़िया है, जितना बढ़िया डायग्राम, नोट्स तो आपके पास मैंने पहुंचा ही दिए, जितना डायग्राम समझ पाएंगे। चलिए देखिएगा बेटा गौर से, ये मैंने क्या किया, घनी समुदाय की एकक कोष्ठ का, और कौन सी वाली एकक कोष्ठ का बेटा, बॉडी सेंटर्ड वाली, बीसीसी वाली बनाई। अब बीसीसी बारे में आप क्या जानते हो, अवयवी कण कहां कहां होते हैं बेटा, घन के कोनों पर, और एक अवयवी कण होता है बेटा एकक कोष्ठका के बॉडी यानी केंद्र में, एकक कोष्ठका के बॉडी केंद्र में, ठीक है ना, काय है। तो अगर मैं ये अवयवी कण बनाऊं, जैसे ये बना दिए मैंने, एक सभी कोनों पर है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक छोटा सा मैंने बनाया कोने वाला, ठीक है। आप देखो समझिए, ये छोटा बनाया मैंने, छोटे का क्या मतलब है, और ये बड़ा बनाया क्या मतलब क्या है बेटा, ये देखिएगा। ये इस तरह से बेटा इसमें अवयवी कणों का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। सभी कोनों पर होते हैं और एक सेंटर में होता है। अब बात मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, अब थोड़ा सा इसको ब्रॉड में, बड़े लेवल में देखेंगे। अब देखिए ये तो चूंकि एकक कोष्ठका के बीसीसी प्रकार के एकक कोष्ठका, अब मैं बेटा सारे परमाणुओं को नहीं बना रहा, ठीक है ना, क्योंकि सभी परमाणुओं को मैं यहां बनाऊंगा तो हमारा जो चित्र है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस हो जाएगा। उसे थोड़ा सरल करने के लिए मैं क्या बना रहा हूं, केवल मैं उन्हीं स्थितियों को बताऊंगा जिससे आप समझ सकें। जैसे ये बेटा कोने का कण मैंने बनाया, ये कोने का कण बनाया मैंने, ठीक है। तो ये कहां का कण होगा बताइए, जो मैं रेड कलर से ये पेन बना, ये गोला बनाऊंगा, परमाणु बनाऊंगा, तो ये कहां का होगा बताइए बेटा, वेरी गुड, ये होगा सेंटर का, बॉडी के सेंटर में जो रखा है ना बेटा। अब देखिए सेंटर के कण को मैंने कोने के कण से टच करने दिया, कोने के कण से टच होने दिया, लेकिन कोने के ये कण, ये इस यहां मौजूद अगर बनाऊं, टच नहीं कर रहा, किस वजह से नहीं करता, इसके वजह से नहीं करता। आ रही बात समझ में। एक ये देखिए मैंने ये कोने का कण बनाया, हालांकि मैंने कुछ कोनों पर मैंने बनाए नहीं है, बने होते हैं मतलब होते हैं, बने होते हैं मतलब होते हैं, मैंने इसमें सिर्फ उतने ही कण को यहां इंडिकेट किया, उतने ही गोले यानी परमाणु को इंडिकेट किया जिससे अपन स्मॉल ए की वैल्यू को निकाल सके। बात समझ में आ गई। संकुलन दक्षता में ऊपर का मटेरियल हमें मालूम है, नीचे का मटेरियल यानी ए की घात 3 यानी स्मॉल ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अपन जानने का प्रयास कर रहे हैं। एससीसी में बेटा ये वैल्यू ए की घात ए बराबर 2r थी, बीसीसी में क्या होगी ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया, जब इस कण के वजह से कोने के कण ये एक दूसरे को टच नहीं करते, कोने के कण एक दूसरे को टच नहीं करते, तो मुझे बताइए क्या ए बराबर 2r होगा क्या, बताइए। नहीं होगा, वेरी गुड, क्योंकि टच नहीं कर रहे बेटा, इसलिए ए बराबर 2r नहीं होगा। तो फिर ए की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो इसके लिए थोड़ा सा गणितीय तरीका अपनाते हैं। वो गणितीय तरीका क्या है, जैसे बेटा अगर मैं ये वाली दूरी निकाल लूं, मान के चलिए मैंने इसको कहा बेटा ए, ठीक है, ये कह दिया मैंने ए बी सी। जरूरी नहीं है कि जिसे मैं ए बी सी मान रहा हूं
आप भी एबीसी माने, आप उसे KLMNO मान लो, आप उसे XYZ मान लो, उसे आप राम श्याम मुकेश मान लो, ठीक है, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी वैसे बना लो। लेकिन मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसमें मैंने ये यहां एबीसी वाली बात को इंडिकेट किया था। सो लेट अस सी, ओके, नाउ दैट्स स्फीयर रिप्रेजेंट बाय ए, ओके, ये गोला, ये परमाणु मैंने ए से इंडिकेट किया है, इसको बी से इंडिकेट किया है, इसको सी से इंडिकेट किया है, और इस वाले को बेटा मैंने कह दिया डी, ठीक है। आप अंदर भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास कोई तरीका है बेटा जिससे मुझे ये वाली दूरी निकाल सके, आप ये मुझे दूरी बता दें। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, आप इस दूरी को ऐसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय याद है कि नहीं बेटा? हाँ, तो अगर मैंने ये अगर यहां से क्रॉस किया है तो ये इस फलक का क्या बन गया बेटा? बोलिए, नीचे वाले फलक का ये क्या काट दिया, इसको कहेंगे अपन फलक का विकर्ण, डायगोनल, ओके, फलक का विकर्ण बन गया। तो इस दूरी को नाम मैं दूंगा फलक विकर्ण दूरी। बात समझाई? फलक का विकर्ण है तो फलक विकर्ण दूरी कहलाएगी। अच्छा, इसे क्या नाम दिया जाएगा? ये बेटा फलक का नहीं है, क्योंकि ये बॉडी को टच होते हुए जा रहा है, इसलिए विकर्ण तो नाम होगा इसका, लेकिन इसका नाम देंगे अपन काय विकर्ण दूरी। काय मतलब बॉडी, बॉडी का विकर्ण, ओके, फलक का विकर्ण नहीं है, फलक का विकर्ण ये। अगर मैं यहां से ये बनाता तो ये फलक का विकर्ण होता, ये तो फलक का विकर्ण है, ये फलक का विकर्ण नहीं है। तो इस दूरी को निकालने से पहले, क्योंकि ये दूरी डायरेक्टली नहीं निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि इसको निकालने के लिए मुझे ये वाली दूरी मालूम होनी चाहिए, जो मुझे अभी नहीं मालूम। इसका मतलब हम क्यों ना, ध्यान से देखिएगा, हम क्यों ना इस वाले समकोण त्रिभुज को देखें, ठीक है, समकोण त्रिभुज को देखें। किस वाले को बेटा? समकोण त्रिभुज एबीसी। कौन सा? समकोण त्रिभुज एबीसी में। बात बैठी दिमाग में? ये वाले समकोण त्रिभुज एबीसी में इस दूरी को निकालने के लिए जो विकर्ण है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूरी का स्क्वायर, मतलब समकोण त्रिभुज में बीसी दूरी के लिए, ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं पूरी बात को, फलक विकर्ण दूरी बीसी के लिए, फलक विकर्ण दूरी बीसी के लिए, ओके बेटा, समझ में आई बात? तो क्या लिखूंगा मैं? बीसी स्क्वायर बराबर, देखिए बेटा, बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बताइए क्या दिक्कत है आपको? बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आप देखिए, क्या ये कोर केंद्र दूरी है? नहीं, ये तो फलक विकर्ण दूरी है बेटा। कोर की लंबाई, कोर ये है, इसे कोर कहेंगे बेटा, ये कोर नहीं है, ये कोर है, राइट। अगर ये कोर है तो कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई को हम लोगों ने पहले ही क्या मान लिया? कोर लंबाई बराबर ए माना, ठीक है, और गोले की त्रिज्या को हमने मान लिया स्मॉल आर, गोले की त्रिज्या को बराबर स्मॉल आर मान लिया, राइट। तो ये कोर लंबाई होगी बेटा जो ए है, और ये भी कोर लंबाई हो गई जो ए है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, ए बी स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। नाउ बीसी स्क्वायर बराबर आ गया आपका क्या? 2a स्क्वायर, राइट। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम बेटा? चलिए, जब आप ये दूरी निकाल लेंगे तो अब ये दूरी निकल आएगी, क्योंकि ये आप निकाल चुके, और ये कहलाएगी कोर लंबाई, जो कितनी होती है बेटा? a, यानी CD कोर है जिसकी लंबाई को क्या मान लिया हम लोगों ने? a। तो जब ये मालूम है और ये अभी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो आप इस दूरी को निकाल सकते हैं जिसको
इस एकक कोष्ठका के बॉडी का विकर्ण कहेंगे। बॉडी का आप अपने हॉल में देखिए, एक इस कोने को और इस कोने को मिला दें तो ये क्या कहलाएगा, इस हॉल का विकर्ण कहलाएगा, हॉल की बॉडी का विकर्ण कहलाएगा, कमरे की बॉडी का विकर्ण कहलाएगा। वैसे ये भी बॉडी का विकर्ण दूरी कहलाएगी। ओके, तो यहां के लिए अपन ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं बीडीसी। कौन सा बेटा, दूसरा समकोण त्रिभुज बताइए, समकोण त्रिभुज बी दिख रहा है आपको, बीसीडी में, बीसीडी में काय विकर्ण दूरी कौन सी है बेटा, काय विकर्ण दूरी, वेरी गुड, बीडी के लिए, ठीक है, बीडी के लिए, ओके, इस दूरी के लिए। तो इस दूरी का स्क्वायर बराबर होगा इस दूरी का स्क्वायर प्लस इस दूरी का स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय वाली बात आ जाती है हमारे लिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं कह सकता हूं बेटा बीडी स्क्वायर बराबर, बोलिए बीडी स्क्वायर बराबर, आवाज मेरे साथ बोलिए, बीडी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। ओके, अब देखिए बीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर 2a स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, और सीडी बेटा कोर लंबाई है और कोर लंबाई को ऑलरेडी हमने क्या माना है, a, तो a का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो bd स्क्वायर बराबर अगर 3a स्क्वायर हो गया तो मुझे बताइए bd दूरी बराबर क्या होगा, बताइए, bd दूरी बराबर होगा √3a, राइट, √3a या a√3, ओके, ये होगा बीडी दूरी बराबर। एनी प्रॉब्लम, चलिए अब आपको ये तो बीडी दूरी निकली कि सर अभी तो एक की तो वैल्यू निकली नहीं है, क्योंकि एक की वैल्यू निकलने पर हम एक की घात 3 लगाकर यहां लिखेंगे। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, आपको जो 3 गोले जिसमें 2 गोले ये वाले कॉर्नर के हैं और एक गोला ये, इनको बनाया मैंने, ये कहां का गोला बना दिया बेटा, बॉडी के सेंटर में रखा हुआ गोला, जिसको वहां दिखाया गया जिस कलर से, वही मैंने यहां दिखाया। ये गोला क्या है बेटा, ये गोला कोने पर रखा हुआ है, ये वाला गोला है और ये, यानी ये बी गोला है और ये डी गोला है, और यहां से यहां तक की दूरी हो गई बीडी। और इस बीडी दूरी को अपन कैसे निकालेंगे, यहां इस तरीके से कैसे निकालेंगे बताइए आप। तो आपको क्या, देखिए सर ये गोले की त्रिज्या 1, तो ये एक आर हो गया, ये दूसरा आर हो गया बेटा यहां तक, ये तीसरा आर हो गया बेटा यहां तक, और ये चौथा आर हो गया। तो आर 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 आर, क्या समझ में आई बेटा, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, तो ये दूरी क्या बन गई बेटा, बीडी दूरी बराबर बन गया बेटा 4r। क्या बना, बीडी दूरी बराबर 4r। इसका मतलब इस बीडी दूरी की तुलना इस बीडी दूरी से कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, ठीक है। अतः बात दिमाग में आई, √3a बराबर हो गया हमारे पास क्या बेटा, बोलो 4r, हो गया कि नहीं, ये याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। एससीसी में बेटा जो हमने कल पढ़ा था, a बराबर 2r होता है, बीसीसी में √3a बराबर होता है 4r, या a बराबर लिखा जा सकता है 4r बटे √3 लिखा जा सकता है कि नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए तो ये a बराबर हो गया बेटा, या a बराबर हो गया 4r बटे √3। बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल जब होंगे बेटा इन पर आधारित होंगे सवाल। तो a बराबर 4r बटे √3 हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एकक कोष्ठका का कुल आयतन कहता हूं, एकक कोष्ठका का कुल आयतन, एकक कोष्ठका का कुल आयतन, चूंकि घनी समुदाय की है बेटा, a की घात 3, क्या होगा बेटा, a की घात 3 बराबर। अब a की वैल्यू बेटा आपके पास ये है, तो a की वैल्यू अगर ये है तो मैं लिख सकता हूं 4r बटे √3 का होल क्यूब। बोलो बोलो बेटा, प्रॉब्लम बोलिए, फटाफट बोलिए, एनी प्रॉब्लम। बीडी की तुलना उस बीडी से करने पर हमने निकाल लिया √3a बराबर 4r। क्या प्रॉब्लम बताइए, a बराबर क्या निकल आएगा बेटा, 4r बटे √3, एनी प्रॉब्लम। चूंकि घनी समुदाय में एकक कोष्ठकाएं, मतलब एकक कोष्ठका के कोर की लंबाइयां बराबर होती हैं, a बराबर b बराबर c, तो a की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं अपन, आयतन बराबर, ठीक है। अब a की वैल्यू आपके पास ये है, तो 4r बटे √3 का होल क्यों लग गया, बताइए फटाफट,
नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सही ढंग से अपने माइंड को फोकस यहां करिए। सब छोड़ दीजिए कि घर में पीछे आवाज आ रही है, क्या हो रहा है, मम्मी खाना दे रही है नहीं दे रही है, पापा ने पीटा था क्योंकि नहीं पढ़े थे, सब छोड़ दो, यहां फोकस दीजिए। जब यहां फोकस देंगे 100% आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है। परमाणुओं का कुल आयतन बटे एकक कोष्ठक का कुल आयतन इंटू 100 हो गया बेटा। अब मैं क्या करूं, ये हमने निकाल लिया बेटा, ये हमें पहले से मालूम है। क्या मालूम है बेटा, ये हमें मालूम है कि एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1, और बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। इसका मतलब ये निकला, यहां लिख सकता हूं मैं 2 गुणा, ये तो हो गई परमाणुओं की संख्या, गुणा 4/3 पाई आर क्यूब बटे, ये हो गया ऊपर का मटेरियल, नीचे का मटेरियल ये तैयार है बेटा। इसको और आगे बढ़ाया हमने, बताइए सॉल्व करो। 4 की घात 3 16, 16 चौक 64, r की घात 3 बटे √3 नीचे लिखा है और ये घात लगी 1/√3, ये लगा दिया जाएगा 3√3। कोई प्रॉब्लम बेटा बताइए, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। इस वैल्यू को, ठीक है ना, इस वैल्यू को हम लोग नीचे लिखने जा रहे हैं। अब आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से रखिएगा, नीचे दिखेगा आपको बेटा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो ध्यान से देखिएगा, 64 r की घात 3 बटे 3√3 और ये इंटू लगा दिया हमने 100 बराबर, ओके। ऊपर का मटेरियल लिख दिया बेटा, नीचे का मटेरियल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8। देखिए इस नीचे से इस नीचे कट जाएगा बेटा, ये वाला √3 इस √3 को काटा जा सकता है, ठीक। 4 दूनी 8 और 8 अटुअटे 64, अटुअटे 64, r की घात 3 r की घात 3। अब क्या क्या बचा देखिए, 4 दूनी 8, 8 ऊपर लिख सकता हूं बेटा, ये लिख दिया मान के चलो मैंने 4 दूनी 8, और क्या बचा बेटा पाई, ठीक है। 4 दूनी 8 और ये पाई, r की घात 3 कट गया, 3 ये कट गया बेटा, ओके। अब क्या बचा, नीचे बचा 64 और क्या बचा 100। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब है इसको और सॉल्व किया बेटा हमने, अटुअटे 64 यानी पाई का मान ऊपर लगाया 22/7 गुणा 8 गुणा बोलिए 100, बोलिए 100 बेटा, ठीक है, बराबर। अब जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है सीधा सीधा बेटा कितना, 68। तो ये परसेंटेज में वैल्यू बन जाएगी कितनी बेटा, 68, 68। कैलकुलेट करो, अपनी अपनी कॉपी में कैलकुलेट करो बेटा, कहीं मुझसे गलती तो नहीं लिख रहा मैं, हो सकती है, आदमी हूं, टीचर हूं, इंसान हूं, इंसान से गलती हो सकती है। देखो बेटा फटाफट, 22/8 7 56, 22/56 गुणा 100 सॉल्व करो बेटा इसको फटाफट, वेरी गुड, आएगा यही आएगा, 68% आएगा। तो क्या देखा आप लोगों ने, इसमें एससीसी की तुलना में संकुलन दक्षता निकालने में थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेटा मैथमेटिकल, अगर थोड़ा कमजोर भी है तो भी मैथमेटिकल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात लिखी गई है आपने नोट्स में पूरा पढ़ी लिया गया, इसमें क्या क्या लिखा गया देखिएगा बेटा, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि बीसीसी प्रकार की एकक कोष्ठका में जो ये होती है, मैंने केवल उतने ही यहां बनाए, होते तो यहां भी हैं, उतने ही बनाए जिससे अपन संकुलन दक्षता की वास्तविक स्थिति को निकालने तक पहुंच सकें, ओके। तो इसमें अभिकर्ण कहां कहां होते हैं बेटा, घन के कोनों पर और एकक कोष्ठका के केंद्र में। केंद्र में रहने के कारण वो कण क्या करता है बेटा, उस गैप को कवर करेगा जिससे कोने के कणों में थोड़ी दूरी बन जाती है। जब दूरी बन गई तो वो टच नहीं है, तो कोने के कण एक दूसरे को टच नहीं करते। केंद्र का जो कण होता है बेटा वो कोने के सभी कणों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, राइट। कोने के कणों को टच ना करने से क्या दिक्कत खड़ी हो गई, एससीसी जैसे a बराबर 2r नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं अपन। कोर की लंबाई a, गोले की त्रिज्या r, हमको ये दूरी निकालनी है बीडी दूरी, जिसे अपन क्या कहते हैं, बॉडी का विकर्ण, बॉडी विकर्ण यानी कहलाता है बेटा काय विकर्ण। तो बीडी दूरी हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जब तक हमको ये दूरी नहीं मालूम है। तो ये दूरी निकालने के लिए हम लोगों ने ये वाला समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज एबीसी, फटाफट देखिएगा, जिसमें ये दूरी ये कहलाएगी फलक का विकर्ण। तो फलक विकर्ण दूरी बीसी निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो बेटा, AB स्क्वायर बराबर, यानी पहले ये कह दो BC स्क्वायर बराबर ये वाली दूरी जो कोर लंबाई है जिसको A स्क्वायर कह देंगे अपन, ये दूरी AC स्क्वायर यानी A स्क्वायर। तो ये हो गया BC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में
BCD में। अब ये दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको ये मालूम चल गई बेटा, और ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेस से समझा रहा हूं, बिल्कुल मैथ कमजोर है तब भी आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है ना। मैथमेटिक्स वाले थोड़े हंस भी रहे होंगे कि देखो सर यहां तो डायरेक्ट लगा देते, क्योंकि यहां पर बायोलॉजी भी पढ़ रहा है, मैथ भी पढ़ रहा है, कमजोर भी पढ़ रहा है, सबको एक साथ लेना है। ओके बेटा, तो BC स्क्वायर बराबर, सॉरी BD स्क्वायर बराबर देखिए फटाफट, BC स्क्वायर, यस ये वाली दूरी बेटा, प्लस CD स्क्वायर। ओके, नाउ BC स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। ओके, BD बराबर निकल आएगा, ये BD स्क्वायर है बेटा, ध्यान रखना, मैं BD कर रहा हूं तो अंडर 3A हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ, अंडर 3A बराबर अगर 4R है तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4R बटे अंडर 3। चूंकि एक कोष्ठ का कुल आयतन 1/3 होता है, एक ही वैल्यू को अपन ने यहां लगाया। अब इसका क्यू बना दो, घन निकाल दो बेटा, 4/3 R/3 3/3, इस वैल्यू को यहां लगाएंगे। ये क्या चीज है, परमाणु कुल आयतन। BCC की प्रति एकक कोष्ठका में 2 परमाणु होते हैं। परमाणु को अपन गोले के रूप में माने तो गोले का आयतन लग गया 4/3 πr3। आप यहां डायरेक्ट भी लगा सकते थे 8/3 πr3, और ये 64 R/3 बटे 3/3 को जब आप ये रखकर ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 68% आ जाती है। बताइए कहां प्रॉब्लम है? तो फटाफट बेटा इसे नोट करिए, और जैसे ही आप इसे नोट करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी बेटा, FCC की। इसका मतलब इसमें 68% भाग को घेरा गया है, बाकी भाग क्या है, रिक्तियां हैं। तो रिक्ति की संकुलन दस्ता कितनी होगी, 100 - 68। ये तो गोलों ने घेरा है, रिक्तियों का घेरा हुआ भाग होगा 32%। बेटा तो ये मैंने आप लोगों को BCC की संकुलन दक्षता के बारे में आपको बताया, निकाल कर बताया, ठीक है ना, कि वो 68% हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। रटिए मत बेटा, समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, हाँ कुछ चीजें आएंगी रटने के लिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो 12वीं क्लासेस में आपको बता पाना थोड़ा सा सिलेबस की दृष्टि से मुमकिन नहीं होता, तो वो कोई टेंशन नहीं है। फिर भी आप पूछेंगे तो मैं उसे बताऊंगा ही, ठीक है ना। थोड़ा समय का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मैं आपको FCC के ऊपर डिस्कशन कराऊंगा। वैल्यू तो हमें मालूम है बेटा कि 74% होती है। FCC क्या होता है ये बात भी आप लोगों को मालूम है। FCC में अवयवी कण, जिसको अपन कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया ना, घनी समुदाय में ये तीनों पाई जाती हैं, तीनों प्रकार की एकक कोष्ठकाओं वाले त्रिविम जालक पाए जाते हैं। ओके, तो हम FCC की एकक कोष्ठका में अवयवी कण होते हैं घन के कोनों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र में, इसलिए तो उसको बोलते हैं FC, फेस सेंटर्ड। ओके, तो मैं अगर उसका छोटा वाला डायग्राम बनाऊं तो वो बेटा ये है। अब आप कहते हैं छोटे वाला डायग्राम का क्या मतलब है बेटा, अगर उसके अंदर मैंने बनाया तो वो समझ में नहीं आ पाएगा। छोटा वाला डायग्राम आपने पहले भी बनाया है। ओके, अभी भी कण बताओ ये कहां का हो गया, बोलिए, बोलते जाइए सब लोग, अपने घर में ही बोलिए जिससे आपको लगे कि हम पढ़ रहे हैं। कोनिका, वेरी गुड, ये कोनिका बेटा, ये कोनिका, ये कोनिका, 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 ऊपर के फलक के केंद्र में, नीचे के फलक के केंद्र में, बाईं ओर के फलक के केंद्र में, दाईं ओर के फलक के केंद्र में, आगे के फलक के केंद्र में, पीछे के फलक के केंद्र में। ये FCC की एकक कोष्ठका की कहानी है। अब आपको यह भी मालूम होगा FCC की एकक कोष्ठका में कोने के कण का योगदान बेटा कितने का गिना जाता है, 1/8 का। फलक के केंद्र में कण का योगदान कितने का होता है, 1/2 का। क्यों होता है, समझ में आ गई बात? क्योंकि फलक के केंद्र में जो कण मौजूद है वो 2 एकक कोष्ठकाओं के साथ साजित रहता है, इसलिए इसमें 1/2 का योगदान, इसमें 1/2 का योगदान। इस तरह से अगर मैं इसमें परमाणुओं की संख्या पूछूं आपसे, जो अपन पहले भी बता चुके हैं बेटा, परमाणुओं की संख्या क्या फॉर्मूले से बताई थी, मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा बेटा 4। आगे ना बात दिमाग में, कैसे निकाला गया था, 8 × 1/8 प्लस 6 जो फलक होते हैं गुणा 1/2। ओके, सॉल्व करते हैं तो बेटा कितना आता है, परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब 4 परमाणुओं का आयतन अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, 4 × 4/3 πr3, क्योंकि 4 तो परमाणु हो गए और प्रति परमाणु यानी गोले का आयतन अपन कहते हैं 4/3 πr3।
तो संकुलन दस्ता में ऊपर का मटेरियल आपका तैयार हो गया। 4 गुणा 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4 चौक 16, 16/3 पाई आर क्यू। याद रहेगा? ओके, अभी लिखेंगे भी। अब मैं इसमें इसकी स्थिति को आपको परिचित कराऊं। थोड़ा बड़े साइज का डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा आपको वो तभी समझ में आ पाएगा। आप भी अपनी कॉपी में उसको प्रैक्टिस करिए। कुछ छात्र तो देखो, बहुत सारे छात्रों पे तो ये का कोष्ठ का ही नहीं बन रही। मेरा आइडिया समझिए, मैं क्या बताने जा रहा हूं उस आइडिया से चलिएगा, ठीक है, कि मैं कहां से लेता हूं। कुछ छात्र जो यूं ले लेते हैं ना बेटा, वो थोड़ा सा गलत बन सकता है। आपको गलत बन सकता है, मैं तो फिर भी सही बना ही दूंगा। ओके, जैसे मुझ पर भी बेटा देखो, मैं काट पीट कर रहा हूं बार बार। ये कोर हो गई बेटा, ठीक है। कोर कितनी होती है घन में? 12 बताई थी कि नहीं आपको? ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है, ओके, और बाकी बची हुई कोर है। अब मैं आपको केवल कुछ ही परमाणुओं को इसमें इंडिकेट करूंगा। अब आपको मालूम तो है बेटा कि हाँ, इस कोने पर, 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 ये 8 कोनों पर होगा। इसके अलावा ये एक फलक हो गया तो इसके बीच में होगा। बस इसके बीच में, यहां बीच में, यहां बीच में, बीच मतलब केंद्र में, आगे के फलक के केंद्र में और पीछे के फलक के केंद्र। ओके, वो तो आप वहां देख ही रहे हैं। अब चूंकि मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, ये बेटा एक, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ये बना दिया मैंने फलक के केंद्र में। कहां पर बना दिया? फलक के केंद्र में बना दिया, जिसको मैं रेड कलर से बनाता हूं बेटा, ठीक है। थोड़ा कलरफुल हो जाओ, लाइफ में कलरफुल होना जरूरी है थोड़ा सा। ये फलक का केंद्र है बेटा, ओके है कि नहीं? ऐसा बेटा यहां भी होता, यहां भी होता, यहां भी होता। और तुम एक काम करो, हमारी नहीं समझ में आ रही है तो तुम अपनी दूसरी कॉपी में सब भर के देखो, फिर खुद को ही समझाओ, समझ में आ जाएगी क्या? नहीं आएगी बेटा। इसलिए ये तो अपना पूरा इंडिकेशन हो गया। अब इस इंडिकेशन में अपन केवल इस पार्ट को ले रहे हैं जो देख रहे हैं आपके नहीं। अब सोचिए, फलक के केंद्र में कण के आ जाने से, सोचो फलक के केंद्र में कण के आ जाने से क्या होने लगता है मालूम है आपको? ये कोने के कण बेटा एक दूसरे को टच नहीं कर पाते। देखिएगा ध्यान से, अगर ये कोई सा एक फलक है, भले ही नीचे का फलक है, जैसे ये कण बेटा केंद्र में आ जाएगा, फलक के केंद्र में जब कण आ जाएगा तो बेटा यहां दूरी, यहां की दूरी जो टच कर रहे थे वो टच एक दूसरे को नहीं कर पाएंगे। देखो बिल्कुल इससे बढ़िया और क्लियर क्या दिखाई देगा आपको? ये टच नहीं कर पा रहे। इसको अगर फलक कह रहा हूं तो फलक के केंद्र में अगर ये कण मौजूद रहेगा, केंद्र में मौजूद है, ये बॉडी के सेंटर में समझिए केंद्र में मौजूद है। छोटा अगर मैं कण लेता तो और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आती है। ये देखिए, आप इस कण को देखिए, छोटा वाला कण मैंने ये बना दिया, राइट। तो इससे क्या हो गया बेटा? ये गैप बन गया, यहां भी गैप हो जाएगा। इस गैप के वजह से क्या हुआ? वैसा मतलब कोने के कण एक दूसरे को बेटा टच नहीं कर पा रहे। बात आ रही है दिमाग में? कोने के कण एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे। ऐसा टचिंग किस में देखा था? एससीसी में देखा था हमने। और जब वो कोने के कण टच करते थे तो वहां ए बराबर 2r होता है। आसान हो गया। इसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसमें वो ए की वैल्यू को अपन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैंने वही फंडा अपनाया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आप यहां x मानो, y मानो, z मानो, नो प्रॉब्लम। आप k मानो, l मानो, m मानो, नो प्रॉब्लम, ओके। जब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, कोर पर जो कण मौजूद है, ये वाला एक कोर पर मौजूद है, ये दोनों, ये दूसरे कोर पर मौजूद है, जब ये टच नहीं कर रहे तो हम a बराबर 2r नहीं कहेंगे, a बराबर 2r नहीं होगा। तो फिर a की वैल्यू कैसे निकालेगी? क्योंकि जब तक a की वैल्यू नहीं मालूम होगी आपको, a की घात 3 नहीं निकाल सकते। सो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसे यहां से यहां तक ठीक जैसे पहले किया था एक विकर्ण बना दूं तो ये क्या कहलाएगा बेटा? फलक विकर्ण कहलाएगा। तो अब आप देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बन गया, ओके। समकोण त्रिभुज दिमाग में आ रही है बेटा? नाम दो, बोलो। तो इस समकोण त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी दूरी? क्योंकि ये कोर हो गई जिसकी लंबाई आपको मालूम है स्मॉल ए, ये कोर की लंबाई हो गई जिससे मालूम है आपको स्मॉल ए। ये दूरी निकालेंगे अपन, राइट। ये दूरी, ओके। मतलब फलक, क्योंकि फलक का विकर्ण है बेटा, वो फलक विकर्ण दूरी, उसको नाम दे रहे हैं अपन क्या? बीसी के लिए बेटा। किसके लिए?
बीसी के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बीसी स्क्वायर बराबर होगा, देखिए ध्यान से, बोलो, बोलिए, अब तो समझ में आ रहा होगा ना बेटा, अब तो बोलो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब ए बी कोर की लंबाई है, ए सी कोर की लंबाई है, कोर की लंबाइयां हैं तो समान, पर वो टच ना करने की वजह से ए बराबर 2r नहीं है, राइट। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर। तो बी सी बराबर बोलो बेटा, तो आप कहोगे √2a, यानी a √2, एक ही बात है, ओके। सो चलिए, मैंने इसको कर दिया बॉक्स में बंद, दिखाई देगा आपको क्लियरली। अब क्या a का मान मालूम चल गया? नहीं, अभी भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि √2 तो ठीक है, लेकिन BC का, फिर भाई कहानी अटक गई। इसे समझने के लिए फिर उसी डायग्राम पर आप जाइए। इस BC दूरी में 1 2 3, एक तो फलक के केंद्र का ये कण बेटा, और ये 2 कोने के कण मैंने ये बनाए। ये मैंने बनाया कोने का कण काले कलर से, ये मैंने बनाया लाल कलर का कण फलक के केंद्र वाला, जिसको मैंने फिर हाईलाइट कर दिया जिससे आप समझ पा रहे होंगे। और ये मैंने फिर बनाया कोने का कण, बिल्कुल वैसे ही, राइट। इसको बेटा B कहा है आपने, इसको C कहा है। यहां से यहां तक की इस दूरी को हम निकालना चाह रहे हैं, और ये दूरी जो कहलाएगी कौन सी दूरी बेटा? BC। ये कोर नहीं है बेटा कोर नहीं है, ये क्या है? फलक विकर्ण दूरी है। तो BC, अब आपके दिमाग में कुछ आ गई कि नहीं? आ गई, बिल्कुल। कौन सी? अभी देखा था हमने। इस दूरी को अपन यहां से भी देख सकते हैं, क्या? 1r। गोले की त्रिज्या कितनी हमने क्या माना? कोर की लंबाई को हमने माना a, गोले की त्रिज्या को माना हमने r। कोई प्रॉब्लम? लिखा हुआ है, पहले भी पढ़ा था वही। तो ये 1r यहां से यहां हो गया, दूसरा r बेटा यहां से यहां हो गया, तीसरा r ये हो गया, चौथा r ये हो गया। कितना हो गया ये? तो आप कह सकते हैं यहां पर BC बराबर 4r। चूंकि BC बराबर अगर 4r है तो इसकी कंपैरिजन इससे कर दो, हो गई कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड LHS, LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। तो ये हो गया बेटा आपका क्या? अतः सो वी कैन से √2a = 4r, then a = 4r upon √2। एनी प्रॉब्लम? आपको याद रखना है, फिर बताया मैंने, SCC के लिए a बराबर 2r, BCC के लिए a बराबर 4r बटे √3, FCC के लिए a बराबर है 4r बटे √2। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब चूंकि हमको संकुलन दक्षता में एकक कोष्ठक के कुल आयतन की जरूरत पड़ती है, जो कि 1/3 है, तो ये a निकाल लिया, तो 1/3 बराबर हो जाएगा, जिसको अगर मैं फिर वैसे ही, कई बार तो आपको ये लगता होगा सर बहुत ज्यादा ही स्लो मोशन में पढ़ा देते हैं आप, ठीक है ना बेटा। सारे बच्चे होते हैं, कुछ होशियार होते हैं तो कुछ बहुत वीक भी होते हैं, उनको बेटा उसी तरह से समझाना पड़ता है। वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व कर दो। 64r³ बराबर 2√2, ये वैल्यू निकल आई। 1/3 की वैल्यू 4/3, r/3 और 2√2। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको संकुलन दक्षता बता दूंगा। देखिए संकुलन दक्षता क्या हो गई बेटा? तो FCC की संकुलन दक्षता, वो भी प्रतिशत संकुलन दक्षता बराबर, ऊपर फॉर्मूले में क्या लिखते हैं अपन? बोलो, बताइए। हाँ, कुल परमाणुओं का कुल आयतन। तो परमाणु कितने होते हैं? देखो ये लिखा गया बेटा 4, और परमाणुओं का कुल आयतन क्या होगा बेटा? इस एकक कोष्ठक में परमाणुओं का कुल आयतन लिखते हैं कि नहीं संकुलन दक्षता में, ऊपर वाला भाग। तो ये हो जाएगा 4 × 4/3 πr³। इसको अगर मैं सॉल्व करने की बात कहता हूं तो 4 चौक 16/3 πr³। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये रख दिया बेटा, डायरेक्ट रख दूं मैं, अब समझ में आ गई। नोट्स तो आपके सामने ही है। 16/3 πr³। PDF में आपको नोट्स मिल गए, उसमें देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, सिस्टमेटिकली। इसके बाद ये नीचे लिख दिया मैंने, क्या नीचे ये लिखूंगा? 64r³ बटे
2√2 गुणा बेटा कितना 100। सॉल्व कर लो बेटा। r की घात 3 से लो जी, कलर मिलाए, नीले से लिख चुके कि नहीं हम अभी तक नहीं लिखा, चलिए नीला पेन इस्तेमाल करते हैं, ब्लू पेन। r की घात 3 से r की घात 3 कट गया, ओके। 16 से 64 कितनी बार कटेगा? 4 बार, जो कि नीचे होगा कि नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन। ये पाई बचा बेटा गुणा 100 बचा, ठीक है, बटे ऊपर का मटेरियल 16, ठीक है, 16 चौक 64, 2 को ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाओ 2 को, ठीक है। चलिए 2√2 को मैं ऊपर ले गया, बिल्कुल छोटी बात कर देता हूं आपको, ठीक है। ये 3 नीचे आ गया आपका। 16 से 64 कितनी बार कटेगा? 16 चौक 64 4 बार, ठीक है। 2 से 4 कट गया 2 बार। अब क्या बचा बेटा बोलो? √2, 2 से 2 4 बार, 2 तिया 6 गुणा 100, ठीक है। √2 बटे 6 गुणा 100, सॉरी पाई रह गया बेटा अभी, राइट, पाई रह गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे, √2 की वैल्यू लगाओ बेटा 1.414, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 100, इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिख देता हूं। इन सबको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी बेटा 74%। पाई की वैल्यू मालूम है आपको 22/7, लगा दो, ये आ जाएगा आपका कितना? 74%। बताइए क्या प्रॉब्लम आई आपको? इसमें सिर्फ एक ही विकर्ण से आपका ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, पूरी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो एफसीसी की संकुलन दक्षता कितनी हुई बेटा? 74%। बाकी स्थान क्या होगा? रिक्त। और रिक्ति की संकुलन दक्षता कितनी होगी? 26%, ठीक है। 100 में से 74%, 74% तो भाग उसके परमाणुओं ने घेर रखा है, तो बची कौन होंगी उसके अंदर? रिक्तियां, यानी 100% पैकिंग तो हो नहीं पाई, क्योंकि गोल आकृति को कितना भी अपन एक दूसरे के पास रख दें, बीच में कुछ ना कुछ स्थान रहेगा। चलिए इसको नोट करिए। तो हम लोगों ने हमारे सिलेबस में एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। हालांकि एचसीपी की भी 74 होती है, लेकिन वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ वैल्यू याद रखिएगा कि 74% होती है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है एकक कोष्ठका के घनत्व का सूत्र। क्या हेडिंग होगी हमारी? एकक कोष्ठका के घनत्व का सूत्र, ठीक है। चैप्टर तो वही है हमारा, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। साफ हो गया था, दोबारा लिख दिया मैंने, ध्यान बना रहे। एकक कोष्ठका के घनत्व का सूत्र व्युत्पन्न करना। क्या बेटा? फॉर्मूला ड्राइव्ड करना, एकक कोष्ठका के घनत्व का सूत्र व्युत्पन्न करना। अगर बेटा मैं आपसे यह पूछूं कि इस मार्कर का घनत्व क्या होगा, ठीक है, तो घनत्व का सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र होगा? कि सर इसको तराजू पर रख दो तो द्रव्यमान कितना है और इसका आयतन कितना है। सिंपल सी बात है कि नहीं। घनत्व बराबर होता है, घनत्व को डेंसिटी कहेंगे अपन इंग्लिश में, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ओके। द्रव्यमान मास बटे वॉल्यूम, आयतन मास अपॉन वॉल्यूम होगा बेटा, वॉल्यूम। चूंकि हम लोगों को यहां पढ़ना होता है घनी समुदाय का, तो घनी समुदाय का, अब देखिए जिसका घनत्व, जिसका मेरा तो मेरा घनत्व, तो मेरा द्रव्यमान बटे मेरा आयतन। इस पेन का घनत्व तो इस पेन का द्रव्यमान बटे इस पेन का आयतन। सिंपल सी बात है। जिस भी वस्तु का घनत्व निकालने जा रहे हैं उस वस्तु का द्रव्यमान बेटा कितना है और उसका आयतन कितना। जिसकी, हम यहां जिसकी मतलब वो वस्तु कौन है? एकक कोष्ठका। तो एकक कोष्ठका का घनत्व बराबर, एकक कोष्ठका का घनत्व बराबर क्या होगा? एकक कोष्ठका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठका का आयतन, राइट। इसका मतलब घनत्व निकालने के लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए, ये बोलो क्या है ये? एकक कोष्ठका का द्रव्यमान।
तो एकक कोष्ठका का द्रव्यमान ये कैसे निकलेगा बेटा? एकक कोष्ठका का द्रव्यमान मास ऑफ यूनिट सेल द्रव्यमान बराबर, अब किसी का द्रव्यमान तराजू पर रखकर पता लगा लो, राइट। अब हम ये देखें कि वो किन से मिलकर बना है। तो एकक कोष्ठका में परमाणु कितने और प्रति परमाणु का द्रव्यमान कितना है। आपको मैं याद दिला दूं, एससीसी की प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब एक परमाणु का आयतन एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, क्योंकि उसकी हर एकक कोष्ठका में एक परमाणु होता है। जो कोने पर परमाणु हैं उसका योगदान 1/8 के आधार पर, अगर अपन आठों कोने के परमाणुओं की बात करें तो 1/8 बार करेंगे तो एक आएगा कि नहीं बेटा। तो एससीसी की प्रति एकक कोष्ठका में एक परमाणु होगा। बीसीसी की प्रति एकक कोष्ठका में कितने परमाणु होते हैं? 2। एफसीसी, सीसीपी, इसकी परमाणु प्रति एकक कोष्ठका में परमाणु कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं कि नहीं? आप जानते हैं कि नहीं प्रति एकक कोष्ठका में परमाणु की संख्या। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो एक परमाणु का आयतन ही एकक कोष्ठका एक परमाणु का द्रव्यमान ही एकक कोष्ठका का द्रव्यमान होगा, क्योंकि एकक कोष्ठका एक परमाणु से मिलकर एक परमाणु होता है प्रति एकक कोष्ठका में। तो एकक कोष्ठका का द्रव्यमान बराबर होगा। तो आप कहोगे सर पहले जो बताओ कौन की बात कर रहे हो? एससीसी 1, बीसीसी 2, एफसीसी 3। समझ में आ गई? तो किसकी बात करने जा रहे हैं? अब चूंकि मैं ये कहूं कि हम पर्टिकुलर किसी एक की बात ना लिखते सभी के परिपेक्ष में निकालें तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं लिखू, आप कहोगे सर फिर तो यूं कह दो कि परमाणुओं की संख्या जो कि ये है। अच्छा, परमाणुओं की संख्या को बेटा मैं आगे चलकर इंडिकेट करूंगा जेड से। तो एससीसी के लिए जेड का मान 1, बीसीसी के लिए जेड का मान 2, एफसीसी के लिए जेड का मान 4। ये क्या है? इनकी प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या है। ओके, अब परमाणु की संख्या है ना, जैसे 4 परमाणु होते हैं एफसीसी में, तो 4 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? तो 4 में हर परमाणु के द्रव्यमान का गुणा कर दूं तो टोटल परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा कि नहीं। जैसे आपकी क्लासेस में 20 बच्चे बैठे हैं और अगर मैं पूछूं बेटा कि 20 बच्चों का द्रव्यमान क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 20 गुणा, ठीक है। और चूंकि हर परमाणु का द्रव्यमान अगर एक जैसा है और मैं ये कह दूं हर छात्र का द्रव्यमान बराबर है, तो 20 गुणा किसी एक छात्र का द्रव्यमान का गुणा कर दो तो टोटल द्रव्यमान निकल आएगा कि नहीं बेटा? समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर मैं कह रहा हूं एफसीसी की एक एकक कोष्ठका का द्रव्यमान बराबर होगा, तो आप क्या कहोगे? 4 तो परमाणु होते हैं गुणा प्रति परमाणु का द्रव्यमान। तो मैं इसका सूत्र बना दिया बेटा, क्या? परमाणुओं की संख्या, इसको बेटा मैंने क्या बताया, मैं किससे प्रदर्शित करूंगा? Z से, गुणा प्रति परमाणु का द्रव्यमान, प्रति परमाणु का द्रव्यमान बेटा, जिसको मैं इंडिकेट करूंगा स्मॉल m से। बात आई दिमाग में? इसका मतलब यह निकला कि एकक कोष्ठका का घनत्व बराबर का सूत्र क्या आ जाएगा बेटा? एकक कोष्ठका का घनत्व बराबर, एकक कोष्ठका का घनत्व बराबर, घनत्व मतलब D बराबर होगा, बोलिए, एकक कोष्ठका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठका का आयतन। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ओके, नाउ हमने बेटा एकक कोष्ठका का द्रव्यमान यानी ये, तो क्या लिख सकता हूं मैं? Z गुणा स्मॉल m बटे, अब देखिए घनी समुदाय के एकक कोष्ठका का कुल आयतन कितना होगा बेटा? 1/3। ये क्या चीज है बेटा बताइए? कोर की लंबाई। तो एकक कोष्ठका का आयतन क्या होगा? क्योंकि घनी में a बराबर b बराबर c है, तीनों अक्षों की लंबाइयां बराबर है, तो मैं 1/3 लिख सकता हूं। आ गया सूत्र हमारा। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो लिखा है ना बेटा, क्या लिखा है? ये
प्रति परमाणु का द्रव्यमान, जिसको मैंने स्मॉल m से प्रदर्शित किया है। अब आप इसको थोड़ा सा और समझिएगा, एक ध्यान से, इसको ध्यान से इसलिए समझना है, 11वीं क्लासेस में 11th क्लासेस में पहला चैप्टर था रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। उसमें हमने आप लोगों को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखवाए थे, वहां हम लोगों ने मोल कंसेप्ट को पढ़ा था, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा थोड़ी सी वो गौर से सुनने का प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा उनको थोड़ा सा मैं जैसे समझा रहा हूं उसको सुनिएगा। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, वास्तव में तो होता है 1.008, ठीक है। हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिल्वर का 108, गोल्ड का 179 पढ़ा था ना आप लोगों ने, जिंक का 65, बहुत सारे, ठीक है ना, कॉपर का 63.5, ठीक है। अगर बेटा ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई है, अगर उस तत्व में 1 मोल परमाणु है, 1 मोल का मतलब समझते हैं आप, आवोगार्दो संख्या, आवोगार्दो संख्या का मतलब 6.023 गुणा 10⁻23, उसे 6.022 भी लिखा हुआ देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो 6.023 गुणा 10⁻3 ये क्या होती है बेटा, आवोगार्दो संख्या। आवोगार्दो संख्या कितनी होती है बेटा, 6.023 गुणा 10⁻23। अगर इतनी संख्या में अगर परमाणु मौजूद हैं तो मैं उसको 1 मोल कह सकता हूं बेटा। ठीक वैसे ही जैसे 12 चीजों को अपन 1 दर्जन कहते हैं, 100 चीजों को अपन सैकड़ा कहते हैं, वैसे ही 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। ठीक वैसे ही इतनी संख्या को अपन क्या बोलते हैं बेटा, 1 मोल। बात समझ में आ गई। अगर मेरी पॉकेट में इतनी संख्या में कोई चीज रखी है तो आप कह सकते हो आपकी पॉकेट में सर 1 मोल चीजें रखी हैं, इतना ना बोलते हुए, ठीक है। तो 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, उस तत्व का मोलर द्रव्यमान। मोल का द्रव्यमान कहलाता बेटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मतलब इतने कणों का द्रव्यमान। आगे बात समझ में। इसका मतलब मैंने अगर सोडियम कहा होता बेटा तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हम लोगों ने 23 याद किया है। सिल्वर कहा होता तो आपने 108 याद किया है ना। उसके 1 मोल का द्रव्यमान कहते ही हम सोडियम के लिए कहेंगे 23 ग्राम प्रति मोल। क्या कहेंगे बेटा सोडियम के लिए, सोडियम तत्व के लिए कहेंगे हम लोग 23 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए इस मात्रक को लगाने से और भी क्लियर बात हो जाती है, हो रही है कि नहीं। प्रति मोल इसका मतलब हो गया 1 मोल का द्रव्यमान। अगर बेटा मेरे पास सोडियम का एक टुकड़ा है, सोडियम का एक टुकड़ा है जिसमें अगर इतनी संख्या में परमाणु होंगे तो उनका वजन होगा 23 ग्राम। राइट, क्लियर। अगर ये चांदी होता बेटा, सिल्वर होता, और मैं 108 कह रहा हूं। अब देखिए 108 मात्रक पीछे नहीं लगाया मैंने, तो 108 के पीछे अगर मैं ग्राम लिख दूं, 108 ग्राम लिख दूं, तो ये बेटा उसके 1 मोल का द्रव्यमान हो जाता। अब आप हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है बेटा, कि हमें सर ने अभी बताया या 11वीं क्लासेस में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के जो मान बताए उसके पीछे ग्राम लिखते ही वो उसके 1 मोल का द्रव्यमान बन जाएगा। और 1 मोल के द्रव्यमान को हम उस तत्व का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। आ रही होगी बात समझ में। भले ही आपने 11वीं क्लास में नहीं समझा, अब समझा रहा हूं तो भी समझ में आएगा। जो भी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपको लिखाए गए बेटा, उसके पीछे अगर मात्रा ग्राम लगा दिया जाए तो उसके 1 मोल का द्रव्यमान होता है वो, इसलिए उसको मोलर द्रव्यमान कहेंगे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब मोलर द्रव्यमान मतलब इतने परमाणुओं का द्रव्यमान, तत्व का विकल्प परमाणु होता है तो परमाणुओं का द्रव्यमान हुआ बेटा। राइट, तो हमको यहां पर किसका लिखना है बेटा, यहां लिखना है अपन को सिर्फ 1 परमाणु का द्रव्यमान। अंतर हो गया, प्रति परमाणु का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान अंतर हो गया। मोलर द्रव्यमान बेटा इतने परमाणुओं का द्रव्यमान होता है, इस संख्या को लिखूंगा,
जीरो जीरो कितने लगेंगे, ठीक है ना, अपन समय नहीं है, अपन नहीं जा रहे वहां जो है। और एक परमाणु का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में अंतर हो गया। तो आपको 11th क्लासेस में एक और बात बताई थी, परमाणु द्रव्यमान इकाई बताई थी कि नहीं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन AMU से भी प्रदर्शित करते थे बेटा या U से भी प्रदर्शित करते थे बेटा। ओके, तो अब आप देखिए, अगर बेटा मैंने आपको इसी सोडियम Na के लिए यहां 23 लिखकर U लगा दिया, यह भी मात्रक है बेटा, यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, प्रति परमाणु का द्रव्यमान AMU, ठीक है। उसकी परिभाषा की तरफ अभी नहीं जाएंगे, ये पहला चैप्टर था 11वीं क्लासेस का, वहां पढ़ा है, फिर भी आप समझ लें कि कार्बन 12 के 1/12 भाग से जो परमाणु जितना गुना अधिक होगा वो उसका एक परमाणु का द्रव्यमान होगा, ठीक है। अभी नहीं, थोड़ा सा बेटा क्या है कि बहुत ज्यादा को मैं अगर यहां डाल दूंगा तो अपन मूल बात से थोड़ा भटक जाएंगे, ठीक है ना। जितने की जरूरत है वो जरूर हम लोग लेंगे, डायरेक्ट करने पर नहीं समझ में आता, ठीक है। तो 23 U, तो ये बेटा एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया। हाँ, U की जगह आप AMU लिख सकते थे, ठीक है। बात समझ में आ गई बात। अगर मैं 23 ग्राम सोडियम के लिए लिख रहा हूं तो ये 1 मोल का द्रव्यमान होगा, यानी इतने परमाणुओं का द्रव्यमान होगा। और 23 के पीछे U लिख रहा हूं तो बेटा ये 1 परमाणु का द्रव्यमान होगा, सिंगल परमाणु का। इसी तरह से Ag के लिए 108 U लिख दिया जाए तो ये Ag के 1 परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो इसका मतलब दिमाग में भर लो, सर ने आपको तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखा है, उन मानों के पीछे अगर U संकेत बना दिया गया तो उसके 1 परमाणु का द्रव्यमान हो गया, और अगर ग्राम लगा दिया गया तो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा, राइट। अब आ जाएगी, चलिए अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। इसका मतलब मैं अगर 1 परमाणु का द्रव्यमान निकलवाना चाहता हूं तो कैसे निकालेंगे, तो प्रति परमाणु का द्रव्यमान का फॉर्मूला यहां हो जाएगा, प्रति परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है प्रति परमाणु का द्रव्यमान, यानी स्मॉल m बराबर होगा बेटा उसके मोलर द्रव्यमान में, इस मान में आवोगार्दो संख्या का भाग दे दो, ठीक है। क्योंकि आवोगार्दो, इसको कैसे समझा जाए, इतनी संख्या में जिसे अपन आवोगार्दो संख्या कह रहे हैं, आवोगार्दो संख्या को आगे जाकर मैं संकेतों में NGO या Na से इंडिकेट कर, A फॉर आवोगार्दो, N फॉर नंबर, ओके। तो प्रति परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा क्या, बोलिए बेटा, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का संकेत होता है बेटा कैपिटल M, ये स्मॉल m और ये कैपिटल M है, ओके, बटे आवोगार्दो संख्या। अरे यार सिंपल सी बात है, आवोगार्दो संख्या सिंपल सी बात है कि 12 चीजों को हम 1 दर्जन कहते हैं, ठीक है। 12 चीजों का अगर मुझे द्रव्यमान मालूम हो और एक चीज का निकालना है तो क्या करोगे आप, उस एक का निकालना है तो अपन क्या करेंगे, उसमें 12 चीजों का एक साथ द्रव्यमान मालूम है। जैसे ये 1 मोल का द्रव्यमान है कि नहीं, और 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, आवोगार्दो संख्या के बराबर। तो हमने उस आवोगार्दो का भाग दे दिया, तो हम लोग 12 का भाग अगर दे देंगे तो एक चीज का भाग निकल आएगा कि नहीं। 12 चीजों का अगर वजन 100 ग्राम है, चलिए ठीक है ना, 12 चीजों का 1 दर्जन का, ठीक है। अगर मैं 1 का निकालूंगा तो आप क्या करोगे बेटा, 100 में 12 का भाग लगाओगे कि नहीं, तो वो एक चीज का भाग निकल आएगा। बिल्कुल उसी तरह से इतने परमाणुओं के द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं उस तत्व का, तो हम आवोगार्दो संख्या का भाग लगा देंगे तो क्या निकलेगा, 1 परमाणु का द्रव्यमान निकल आएगा। लीजिए आपका सोल्व हो गया बेटा। अब मुझे कुछ नहीं करना, स्मॉल m की जगह M/Na लगाते ही इसका सूत्र तैयार हो जाएगा। तो घनत्व का सूत्र तैयार हो गया, मैं संकेतों में लिखूंगा बेटा, देखिए D घनत्व का सूत्र, ये हो गया Z, ओके, Z का मतलब समझ में आ गया, SCC के लिए 1 यानी परमाणुओं की संख्या होती है, BCC 2, FCC, ओके, Z गुणा स्मॉल m के स्थान पर मैं ये ले रहा हूं M/Na, और ये क्या बचा हमारा 1⁻3। लीजिए आपको एकक कोष्ठक के घनत्व का सूत्र व्युत्पन्न हो गया। क्या हो गया, आंख बंद करके याद करो, याद करना, कई बार याद करना मतलब वो याद करने ना रट लेना हो जाएगा आप लोगों को। D बराबर, मैं भी आंख बंद करता हूं, आप भी करिए, D बराबर Z गुणा कैपिटल M/1/3 गुणा Na। हो गया याद,
कई बार रिपीट करिए, कैसे ड्राइव्ड किया ये आ गया। अब इस पर आधारित हम लोग आगे न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये घनत्व हो गया। अब मात्रक थोड़ा सा और देख लीजिए बेटा, केवल मात्रक, फिर आपकी ये पूरी कहानी हो गई। मात्रक क्या, घनत्व। सीजीएस पद्धति में मैं बात करूं, सीजीएस में, केमिस्ट्री के अंदर बेटा मोस्टली सीजीएस पद्धति चलती है, ठीक है। और फिजिक्स में आप लोग मोस्टली एमकेएस यानी एसआई पद्धति के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे, एमकेएस ज्यादा चलेगी। तो जेड का मात्रक कुछ नहीं है, जेड चूंकि संख्या है तो पीछे बेटा सिर्फ लिखा जाते हैं परमाणु, मतलब 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, ओके। एम मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया मैंने आपको, ग्राम प्रति मोल लिखा जाएगा, ठीक है। 1/3 आयतन है, आयतन को सीजीएस पद्धति में 1/3 आयतन, फटाफट बोलिए सीजीएस पद्धति, आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर की घात 3, ओके। एनए आवोगार्दो संख्या, जब आवोगार्दो संख्या लिखी है ये, तो ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसके पीछे लिख देंगे वो जो इतने हैं प्रति मोल, क्योंकि वो 1 मोल में इतने परमाणु हैं, तो इसका मतलब परमाणु प्रति मोल। बैठी दिमाग में बात। अब आप देखिए, इनको इस फॉर्मूले में लगाते ही घनत्व का सूत्र आना चाहिए। घनत्व का क्या होता है बेटा, घनत्व का डी बराबर आता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन ग्राम। इनके मात्रक अगर लगाएंगे तो आपका ये आएगा, आएगा कि नहीं। जेड बराबर क्या हो गया, देखिए समझिएगा बेटा, परमाणु गुणा, ये लिख दिया, मतलब परमाणु की संख्या के बाद ये लिखेंगे। एम का क्या हो गया बेटा, ग्राम प्रति मोल, ओके। ये क्या हो गया बेटा, 1/3 घन सेंट, ये ग्राम मोल, ग्राम प्रति मोल हो गया। 1/3 क्या हो गया बेटा, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3। ये क्या हो गया बेटा आपका Na, ये हो गया परमाणु प्रति मोल। अब देखिए सॉल्व करना बेटा जरा इसको, प्रति मोल से प्रति मोल कट जाएगा कि नहीं, परमाणु से परमाणु कट जाएगा, क्या बचा, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बचा। इसका मतलब हमारे मात्रक बिल्कुल सही लगे, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा बीसीसी और एफसीसी की संकुलन दक्षता की वैल्यू कितनी होती है और कैसे निकाली जाती है, ठीक है। इसके अलावा एकक कोष्ठका के घनत्व का सूत्र कैसे निकाला जाएगा, घनत्व का सूत्र होता क्या है, D बराबर Z गुणा कैपिटल M बटे 1/3 गुणा Na। कोई प्रॉब्लम, Z वो समझ में आ गई, M का मतलब तत्व का मोलर द्रव्यमान बेटा, मात्रक क्या है मैंने बताया आपको 1/3, एकक कोष्ठका का आयतन 1/3 लगेगा, और आवोगार्दो संख्या के तौर पर 6.023 × 1023 के बाद में परमाणु प्रति मोल लगा देंगे, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मॉड्यूल नंबर हमारा आज क्या था बेटा, 6, 6वीं हमारी क्लासेस है। रोज कल भी आप लोगों, कल जब अपनी बात आएगी तो बेटा इस पर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, और न्यूमेरिकल बेटा तब कर सकते हैं जब आपको सूत्र मालूम हो, ठीक है। सूत्र मालूम होने के साथ साथ पिछला मटेरियल मालूम है, जैसे A कोर की लंबाई और R गोले की त्रिज्या का संबंध, इन चारों के लिए इनकी प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या, राइट, इनकी समन्वय संख्या, इसके अलावा एकक कोष्ठका के घनत्व में ये जो सब लगे हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। पढ़ते रहिए बेटा, जूझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग वीडियो क्लासेस के द्वारा ये पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत और भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।